राधे राधे, जय हिंद। मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, पदार्थ, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, अणु आदि पढ़ने के बाद रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, मतलब कोई दो पदार्थों के बीच की घटना है, इसका मतलब एक्शन के बाद रिएक्शन। केमिकल है मतलब केमिकल कंपाउंड। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मैटर, कंपाउंड आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना है तो वह कहलाएंगे घटना रिएक्शन, और बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाएगा। या दो से अधिक पदार्थ मिलकर रिएक्शन ना करें, केवल समांगीय विलयन बनाए, होमोजीनस मिक्सचर बनाए, तो उसको कहेंगे विलयन, नया पदार्थ ना बनाए। और या दो से अधिक पदार्थ मिलकर होमोजीनस मिक्सचर बनाने के बाद थोड़ी देर बाद हेटेरोजीनस मिक्सचर बन जाए तो उस क्रिया को अपक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। 3 प्रकार की घटना है। 2 पदार्थ मिलके मिक्सचर बनाया, होमोजीनस समांगी मिश्रण, तो वो कहलाएंगे विलयन। 2 पदार्थ मिले और फिर जहां की तहां अलग अलग होने की कोशिश करें तो उसे हेटेरोजीनस मिक्सचर कहेंगे। इनमें मिलने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते। मिक्सचर में, विलयन में और प्रेसिपिटेशन में विशेष अंतर नहीं आता। लेकिन रिएक्शन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ सीडी बना ले, ये और भी थे, सीडी बना, जिनके मिलने वाले पदार्थ या बनने वाले पदार्थों, मैटर, कंपाउंड से बनाने वाले से बनने वाले पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, बिल्कुल भिन्न हों, बदल जाए। जैसे HCl, NaOH, यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिडिक और NaOH की है बेसिक या एल्कलाइड या क्षारीय। और जब ये बनते हैं तो NaCl बनता है जो कि साल्ट है, ना वो ये एसिड रहा ना वो बेस रहा, और जल बन जाएगा H2O। इनकी भौतिक अवस्थाएं भी चेंज हो गई, भौतिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो इस प्रकार की घटना को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बनाने वाले पदार्थ रिएक्टेंट, अभिकर्मक, अभिकारक, क्रियाकारक कहलाते हैं। बनाने वाले पदार्थ रिएक्टेंट, अभिकर्मक, क्रियाकारक कहलाते हैं और बनने वाला पदार्थ प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां आपकी 3 परिभाषाएं हो। पहली, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इनका वर्णन हम जब करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो नमक, सोडियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण करता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल समीकरण क्या है? अगर हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को विस्तृत वर्णन करते तो मेरे ख्याल से पुस्तक का आकार बढ़ जाता। जैसे कि रामायण का पद्य खंड में अगर लेखन ना होता और निबंध शैली में लेखन होता तो कोई कहते अगर सुंदरकांड या अखंड पाठ हो तो रामायण जी 2, 4, 10 जने पकड़ के ले जाते। बोलो, अर्थ सहित निबंध शैली में या गद्य शैली में अगर रामायण लिखी जाती तो दोहा, श्रोटा, चौपाई के रूप में उसे पद्य खंड में लिखा गया पद्य शैली में, तो उसका आकार छोटा रहा। इसी प्रकार अगर केमिस्ट्री को, रासायनिक अभिक्रिया को गद्य शैली में लिखते तो पढ़ने में भी कठिनाई होती, अध्ययन में भी समय लगता और पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करने में भी दिक्कत आई। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को गद्य खंड में न लिखकर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, मतलब सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो उसे हम केमिकल समीकरण, इक्वेशन, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड पूरा विस्तृत न लिख के उसका सांकेतिक भाषा लिख दी HCl, हाइड्रोजन को H से लिख दिया, क्लोराइड को लिख दिया C, सोडियम पूरा न लिख के Na, हाइड्रोक्साइड पूरा न लिख के OH, सोडियम क्लोराइड में Na को सोडियम और क्लोराइड को Cl लिख दिया, जल को H2O लिख दिए। इससे मिलाकर इससे ये बनता है, मतलब व्याकरण का उपयोग ना करके, सहायक क्रिया का उपयोग ना करके हमने एरो और प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक भाषा में लिखते हैं और बनाने वाले पदार्थ, रिएक्टेंट, अभिकारक को राइट साइड और बनने वाले पदार्थ को लेफ्ट साइड और बीच में एरो का चिन्ह लगाते हैं और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच में प्लस और बनने वाले में भी प्लस लगाते हैं। और पर्यावरण, रासायनिक अभिक्रिया का माहौल, कितने टेम्परेचर पर, कितने दाब पर, किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में आदि को एरो के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। इस लिखने की पद्धति को केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो आपके यहां पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक, रासायनिक समीकरण क्या है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने की शर्तें क्या हैं
परिभाषा क्या है? अब इन रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए हैं। इन रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए गए हैं जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणामात्मक अध्ययन किया जाता है, और कोई भी दो पदार्थ मिलते हैं तो वो एक नियम के तहत मिलते हैं। इसमें पहला नियम है द्रव्य संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य के द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार जब कोई दो पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं या चयन करते हैं, भाग लेते हैं, तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और निर्माण होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन हो तो उसके पदार्थ न नष्ट होता और न निर्माण किया जाता। अब इसका आप खंडन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे किसी लकड़ी को जलाएं, तो हमने 500 ग्राम लकड़ी को जलाया तो हमें डस्ट या राख के रूप में क्या 500 ग्राम राख मिलेगी? 300 ग्राम मिलेगी, 250 ग्राम मिलेगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि लकड़ी 250 ग्राम नष्ट हो गई, कह सकते हैं। लेकिन नष्ट नहीं हुई, हमको केवल डस्ट या राख दिखाई दे रही है। हमको केवल डस्ट और राख दिखाई दे रही है, बाकी एनर्जी के रूप में ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में धुआं, इन सभी को अगर हम किसी क्लोज तंत्र के अंदर, बंद तंत्र के अंदर कराएं और इस चेंज को देखें कि लकड़ी, जाइलम, फ्लोएम, प्रोटीन सब नष्ट होने के बाद उसके द्वारा जितनी एनर्जी प्राप्त हुई, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई धुआं के रूप में, और जितनी राख प्राप्त हुई, उन सभी का द्रव्यमान का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो पदार्थ की मात्रा में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ परिवर्तन के बाद न नष्ट होता और न बनाया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे द्रव्य संरक्षण का नियम, ये हो गया आपका पहला नियम। कोई दिक्कत? दूसरा है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। हाँ, पहला नियम दिया था रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसॉफ ने 1756। दूसरा नियम स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का नियम, यह लुई प्राउस्ट 1799 में दिया था। प्रत्येक योग का संगठन सदैव निश्चित अनुपात में और एक ही प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रासायनिक यौगिकों में उनमें अवयवी भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किए जाए। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम यह कहता है
कि कोई भी पदार्थ किसी भी विधि से बनाया जाए या कहीं भी किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसके संघटात्मक भार में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लें, जल, और जल H2O2 H2O होता है, ना वो कभी HO2 होगा, ना वो कभी HO होगा, और ना वो कभी H2O2 होगा। जल का सूत्र संगठनात्मक भार उसका 18 ही रहेगा और उसका एक निश्चित रेशो होगा 2:1। चाहे इस जल को हम समुद्र से प्राप्त करें, चाहे कुआं से प्राप्त करें, चाहे तालाब से प्राप्त करें, चाहे बरसात से प्राप्त करें, ऐसा नहीं है कि तालाब के जल का सूत्र HO2 हो, कुएं का HO हो और बरसात का H2O हो और नल की टोटी से निकलने वाले का H2O हो। तो निश्चित और स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित अनुपात होता है, एक स्थिर अनुपात होता है, उसके संगठन में किसी भी प्रकार के भार में या अनुपात में कोई अंतर नहीं होता, चाहे उसे किसी भी मेथड से बनाए और चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। तो पहला नियम था द्रव्य संरक्षण का नियम, दूसरा हो गया स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम, अगला गैलुसैक का नियम, गैसीय संयोजन का नियम। गैलुसैक के यह नियम 1808 में गैलुसैक ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है तथा यदि उसके संयोजन से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसके आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता, जबकि आयतन एक ही ताप और एक ही दाब पर नापे जाए। जैसे गुणित अनुपात में H2 प्लस Cl2, एक अणु एक आयतन एक आयतन, क्लियर। अब अगर ये आपस में क्रिया करके बनने वाला पदार्थ भी क्या हो, गैस, HCl एक अणु और आयतन कितने हो गए, मतलब 2। इसे गैलुसैक का नियम कहते हैं। पिछले 2 नियम मुख्य रूप से सॉलिड और द्रव के लिए थे। यह नियम गैस के को ज्यादा प्रतिपादित करता है। गैलुसैक ने गैस के संबंध में एक नियम दिया कि बनने वाले पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में हैं तो बनाने वाले पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है तो बनने वाला पदार्थ भी अगर गैसीय अवस्था में है तो उसके मेजरमेंट या मापन करने पर देखते हैं कि वह एक सरल अनुपात में होती है। या इसे इस प्रकार भी 2HCl लिख सकते, 2 मॉलिक्यूल्स ही बने।
मतलब पहले नियम को भी ये फॉलो कर रहा है कि ना कोई पदार्थ नष्ट होता और ना बनाया जाता। एक नियम गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक योग बनते हैं, तब एक तत्व भिन्न भिन्न मात्राएं और जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान का संयोग करती तो परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। जैसे इस नियम को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझने में थोड़ा टफ है। गुणित अनुपात या सरल अनुपात, मल्टी और सिंपल रेशो में, जैसे जब दो या दो से पदार्थ आपस में जुड़कर कोई नए पदार्थ दो या दो से अधिक बनाते हैं तो संयोग करने पर दो या अभिन्न भिन्न मात्राएं जो एक दूसरे के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं लेकिन परस्पर एक सरल या पूर्णांक अनुपात में होती है। जैसे 1/2 भिन्नात्मक है लेकिन बनने वाला पदार्थ सरल अनुपात में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार O2, तो ये नहीं है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे कि CO प्लस O बना दे, यहां बनेगा CO। सरल गुणित अनुपात में होगा, सरल गुणित अनुपात में होगा। इसे जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया। अगला नियम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आपने परमाणु के बारे में जितना पढ़ा है उन सभी बिंदुओं को इसमें लिख दो तो वो डाल्टन का परमाणुवाद हो जाएगा। तो डाल्टन महोदय ने 1808 में रासायनिक संयोजन के नियम को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस आधार पर एटम या परमाणु छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका भार, आकार और अन्य गुणों में ये समान होते हैं। सबके परमाणु एक समान होते हैं। परमाणु अभाज्य है, इसे और ज्यादा पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ए कैन नॉट और टम मतलब कट, और ज्यादा नहीं काटा जा सकता, इसीलिए इसका नाम एटम रखा गया। परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में होती है, पूर्णांक संख्या में होते हैं और यह संयोजन भी सरल अनुपात में करते हैं। वो HCl H2 एक बैलेंसी है तो HCl, ऑक्सीजन की 2 है तो हाइड्रोजन 2 जुड़ेंगे। एक ही यौगिक समस्त यौगिक परमाणु आपस में मिलकर समान पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक H2 से हम कुछ कहें और दूसरे H2 से कुछ कहें। वही गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जल को कहीं से भी प्राप्त करें उसका संयोजन सरल अनुपात होगा, H2 ही सूत्र होगा। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जो पदार्थ के गुण होंगे वो परमाणु में पाए जाएंगे। जैसे कि चांदी, सिल्वर एलिमेंट के रूप में, पदार्थ के रूप में लें और एक पार्टिकल्स लें तो ये नहीं है कि एटम में जान के उसके गुण बदला जाए। चांदी सफेद चमकीली है तो पार्टिकल्स भी चमकीले हैं। जितनी सिल्वर पदार्थ की वैलेंसी है वो एक पार्टिकल्स की भी वैलेंसी है। इसकी कोई
सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरों से भिन्न होने की व्याख्या नहीं कर पाए। अगर एटम समान है तो फिर पदार्थ भिन्न भिन्न क्यों होती है? ये व्याख्या डाल्टन महोदय नहीं कर पाए। जब सबके पार्टिकल सेम है तो पदार्थ भी सेम, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड या पूरे के पूरे लिक्विड होते हैं, या एक पदार्थ के साथ दूसरा एटम और वही एटम दूसरे पदार्थ के साथ अवस्था चेंज कर देता है। H2 है तो गैस और H2O है हो जाए तो द्रव। ये व्याख्या नहीं कर सकते। पदार्थों के परमाणु के संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं, इन कारणों का भी पता डाल्टन महोदय नहीं दे पाए। यौगिक परमाणु के मध्य बंधन की व्याख्या नहीं कर पाए कि ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं। गैलुसैक के गैसीय संयोजन के नियम के बारे में तो कोई उन्होंने व्याख्या ही नहीं दी कि गैसीय अवस्था क्यों पाई जाती है। परमाणु तथा यौगिक परमाणु अणु में भेद नहीं कर पाए कि अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इन सब की व्याख्या बाद में हुई, डाल्टन महोदय नहीं कर पाए। राधे राधे, जय हिंद।